वो जब दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू होती है ना, तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस देन एस ब्लॉक एलिमेंट। मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है देखा आप लोगों ने? मेटेलिक बॉन्ड देखा कैसा होता है? फिजिक्स में भी दिखाते हैं। बीच में मेटल के आयन, इनको क्या कहते हैं? कर्नल्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले में क्या होगा? ये करंट में। तो ये मेटल है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो कुछ इस तरीके का मेटेलिक बॉन्ड है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। कुछ रिपल्शन भी होता है, बट अट्रैक्शन वाला फैक्टर ज़्यादा होता है। यूँ समझ सकते हैं जैसे आपने तो देखिए गजक गुड़ गुड़ वगैरह की जो होती है, उसमें क्या होता है? मूंगफली के दाने हैं और उसके ऊपर हमने पिघला करके गुड़ को या शक्कर को डाल दिया है। ठीक है ना? तो उससे जो गजक बनती है, दैट इज कॉल्ड, उसी तरीके का यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्लू की तरह काम कर रहा है। तो मेटल्स आयंस आर प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, जो कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बनाने की, है ना? बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। तो मेटेलिक बॉन्ड्स, सॉरी, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मेटेलिक कैरेक्टर। ये तो लिख लिया, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मेटेलिक कैरेक्टर, but their metallic nature is less than S block element। सबसे ज़्यादा मेटेलिक नेचर किसका होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट का। ये S1 और S2, सोडियम वाले, लिथियम वाली फैमिली का, ग्रुप का, और बेरिलियम वाले। ठीक है, बट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट is higher than S block elements, because
D block elements have unpaired electrons. Therefore, these unpaired electrons can form covalent bonds. ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड तो ये बनाते ही बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, unpaired electron is directly proportional to melting point and boiling point. चलिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट तो हो गया। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी एटम में तोड़ना, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड तो होता ही है, साथ में कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, एटम्स को अलग करने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए लिख लीजिए इसी बात को कि दे हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन because of higher enthalpy of atomization because of metallic bond as well as the presence of covalent bond. Next, enthalpy of ionization या ionization energy, enthalpy of ionization, इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है, दोनों पीरियड याद है, मिनिमम एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम is called its ionization energy.
ठीक है ना। जैसे सपोज मैंने आयरन एटम लिया, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो अब जो एनर्जी लगेगी इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर सिंगल एटम है तो गैसियस स्टेट में होगा ही, कुछ किताबों में इन गैसियस स्टेट भी वर्ड लिखा होता है। यही अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 2+, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो ये वाली आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड हो जाएगी, ये वाली आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। एक और निकाल देते हैं, ये क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब इसमें जरा सा मुझे ऑर्डर बताइए क्या होगा, इन तीनों आयनाइजेशन एनर्जी में ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। चलिए मैं लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा क्या सही है या नहीं आपके हिसाब से। यही ऑर्डर होगा, क्यों, इसलिए कि देखिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना निकालने में इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। है बेटा, मैंने ये कहा जैसे आपका एफ है न्यूट्रल, तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अगर एफ ई प्लस है तो इसमें आप प्लस चार्ज भी मौजूद हो गया ना, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया एक प्लस, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यही अगर आप चार्ज आ गया 2+, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रीजन में चाहे तो बस ये लिख लीजिए सर, और बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीशी it becomes difficult to take out electron. It becomes difficult to take out electron. अब जो हमारा ट्रेंड है वो देख लेते हैं, डी ब्लॉक में क्या ट्रेंड होता है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए देखते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कौन कौन से हैं याद है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का नाम क्या था, और 3D सीरीज, ठीक है ना, और फोर्थ पीरियड,
एलिमेंट्स ऑफ दी ब्लॉक। तो कुछ भी हो सकता है। तो शुरू कहाँ से होता है? स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर उसके बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक और लास्ट जिंक पर आ गया। बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते याद हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट पहले साइज क्या हो रहा था? डिक्रीज। चेक करो, साइज वाला खोलो पेज। तो जब साइज डिक्रीज होगा और न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो देयरफॉर इनिशियली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज while मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है इनिशियली। ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, बस थोड़ा सा मैंने बता दिया, इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कांस्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं, इसमें 4 बार चेंज आता है, फिर डिक्रीज करने लगती है। डिक्रीज, ठीक है। पहले इंक्रीज की, फिर कांस्टेंट हुई, फिर डिक्रीज की, और फिर उसके बाद जब हम कॉपर और जिंक पे पहुंचते हैं तो यहां पे फिर इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, वहां वाला साइज से एक्सप्लेन कर दिया हमने क्यों इंक्रीज हुई। यहां वाले का एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। तो जब ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो उनको आप डिस्टर्ब करोगे तो डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। ठीक है, जब ऑर्बिटल फुलफिल्ड होंगे तो डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, इसलिए उनको डिस्टर्ब करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ओके। अब आ जाते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होगा? ये साइज के ऊपर पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनिशियली फर्स्ट डिग्री है बिकॉज साइज इंक्रीज। और जनरली आप पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में यही ट्रेंड पाएंगे, चाहे किसी भी ग्रुप में चले जाइए पहले से लेकर 18 तक, आपको यही ट्रेंड जनरली मिलेगा। एक्सेप्शन तो बहुत जगह मिल जाएंगे। हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? देन increases because size
remains same but nuclear charge increase. एग्जाम्पल दे करके समझ लेते हैं। जब मैं टाइटेनियम से जिरकोनियम की तरफ आया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, टाइटेनियम की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर जब मैं जिरकोनियम से किधर आया, हाफनियम की तरफ, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों से भी ज़्यादा हो जाएगी बजाय कम होने के, क्योंकि साइज छोटा हो गया था ना, कल साइज के बारे में मैं डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक मेटल से बहुत ज़्यादा होती है, इस बात को भी लिख लीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव very much higher ionization energy than S block एलिमेंट, यानी दुगने तीन गुने का फर्क होता है। ओके, इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी एस ब्लॉक मेटल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। एस ब्लॉक मेटल तो इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप ऐसी हवा में छोड़ दो तो उनमें रिएक्शन शुरू हो जाता है। सोडियम वगैरह को इसीलिए केरोसिन ऑयल वगैरह में और ईथर वगैरह में रखा जाता है छुपा करके, वो हवा से, मॉइस्चर से ओपन में रखा आपने और रिएक्शन हो जाए। ठीक है, डेंसिटी वाइज भी आपने सुना होगा कि सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि चाकू से काटा जा सकता है, सुना है, जबकि ये तो बहुत हार्ड होते हैं, बल्कि हार्डेस्ट होते हैं, जैसे टंगस्टन है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट है। आयरन वगैरह तो आप देखते ही हैं, प्लेटिनम बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन। इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन। हार्डनेस क्यों इनकी ज़्यादा होती है? प्रियम, हार्डनेस ज़्यादा क्यों बताई थी मैंने? क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। और रिएक्टिविटी इनकी कम क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देते हैं, देते हैं बट एस ब्लॉक के कंपैरिजन में नहीं देते। तो ये हो गया हमारा। अब आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा हार्डनेस जहाँ पे लिखा था ना मेल्टिंग पॉइंट वाले में, हार्डनेस वहाँ देखिए मैंने लिखवाया था, चेक करिए एकदम शुरू में। हाँ,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड तो बनाएंगे ही, मेटल है जो मैंने बनाया था डायग्राम, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, they show variable oxidation states. ठीक है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, उन सब की हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि वेरिएबल शो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले जो मेटल होते हैं ये आप देखेंगे सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये ग्रुप एक ही +1 शो करता है, ये वाला ग्रुप +2 शो करता है, इसके अलावा कोई और शो नहीं करता। लेकिन इसमें +2 +3 +4 +5 +6, मैंगनीज तो +7 भी शो करता है। ठीक है ना, एक ही मेटल कई कई, जैसे आयरन वाला तो अक्सर आप देखते हैं +2 भी होती है +3 भी होती है, कॉपर +1 होता है +2 होता है, मैंगनीज +7 +4 +2 सब में एग्जिस्ट करता है, 0 तो है ही। ऐसे क्रोमियम +6 +3। ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी है। और बाकी टेबल दी हुई है, चाहे तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी, टेबल लिखी हुई है, लेकिन उससे कोई पूछेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसकी वजह से होता क्या है, जब हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड हैज हाई सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया भी कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही आपने देखा होगा, सारे कैटलिस्ट भी इसी ग्रुप से आते हैं, चाहे वो प्लेटिनम हो, प्लेडियम हो, जिंक हो, है वेनेडियम है, और क्या कहते हैं आपका कॉपर कितनी मरतबा हमने यूज़ किया है, तो जो भी है वो मोलिब्डेनम होता है ना, तो ये सब के सब हमारे कैडमियम है। बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो ये भी हो गया कैटालिटिक प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा, इसमें एक वर्ड और एक बात और लिख सकते हैं, दीज मेटल्स, लिखिए, दीज मेटल्स शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। Because of their highest electronegativity and small size। हो गया, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरे साइज भी छोटा है, इसी तरीके से ऑक्सीजन।
इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आपको मेटल्स मिलेंगे डी ब्लॉक के, वो आपको 99% फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल, higher the oxidation state of metal, higher will be its acidic strength. And more will be its covalent nature. Example, MnO, manganese oxide, MnO2, manganese dioxide, Mn2O7, डाई मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड। बताइए क्या ऑर्डर होगा इसके अंदर, कोवलेंट नेचर का एंड एसिडिक नेचर का। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए तीनों में मैग्नीज की। बोलिए। यस, बोलो प्रियम तुम्हारा क्या आया, +2 +4 +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर हो गया कोवेलेंट के लिए। एसिडिक नेचर के लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो यही ऑर्डर है कोवेलेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर का, और यही ऑर्डर है एसिडिक नेचर का। ठीक है, बल्कि इसमें तो मैं बता देता हूँ, ये बेसिक होता है नेचर में, ये न्यूट्रल होता है, और ये एसिडिक होता है। हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, दैट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म वगैरह हो गया खत्म, क्या था फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस, याद आया। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन। चलिए
Fe2+ का निकालिए, कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट? क्या वो आया? हम्म आपको क्या है? 2 रूट Fe2+, इसकी मैं वैलेंस शेल की लिख रहा हूँ 4s2 3d6। ठीक है, अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कहाँ से निकालेंगे? डी से या एस से? एस से। लिखो इस बात को, एस ऑर्बिटल में